तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर द्विघात समीकरण के अंतर्गत कितने फार्मूले आते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। हर बार कभी भी ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से 4 नंबर या फिर 6 नंबर के प्रश्न ना आए। यदि 4 नंबर के प्रश्न आएंगे तो आपको 2 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। यदि आपको 6 नंबर के प्रश्न आएंगे तो आपको क्या होगा कि 2 बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिर द्विघात समीकरण किसे कहा जाता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, यदि कोई बहुपद लिखा है तो उसके बराबर हम लोग 0 करके लगा देंगे तो उसे द्विघात समीकरण कहा जाएगा। यानी हमने जाना था कि द्विघात बहुपद बराबर 0, यानी द्विघात बहुपद का मैंने आपको व्यापक रूप बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c अब बराबर 0, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। अब द्विघात समीकरण को हल करने की 2 विधियां आपको आनी चाहिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसे हल करने के लिए 2 विधियां आती हैं। एक तो हमारे पास आती है गुणनखंड विधि, जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास के द्वारा करना पड़ेगा। यानी अभ्यास आप जितना करेंगे उतना ही आपको ज्यादा आएगा। यह विधि उस पर आधारित है, आप जितना प्रयास कर ले कम से कम दिनों में उतनी आपके लिए यह विधि अच्छी, यानी उतनी ही जल्दी आपको यह विधि आ जाएगी। दूसरी विधि है सूत्र विधि। सूत्र विधि, अब उस सूत्र का नाम कौन सा है, श्रीधराचार्य, यानी श्रीधराचार्य सूत्र। उस सूत्र का क्या नाम है, श्रीधराचार्य सूत्र। अब इसके बराबर क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस करड़ी में b² -4ac बटे में 2a। यानी यह क्या होता है, इसका सूत्र होता है श्रीधराचार्य। जब कभी क्या होते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि द्वारा नहीं ज्ञात हो सकते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, सूत्र विधि का प्रयोग करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट है। यानी जब गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात नहीं होगा तब हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करेंगे। अब आपको इसमें याद रखना है कि क्या, यहाँ पर एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे इसके मूल को ज्ञात करते समय। अब क्या होता है, एक होता है हमारे पास आंख में कुछ पड़ गया था, एक होता है हमारे पास विविक्तकर सूत्र। एक होता है विविक्तकर सूत्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। यानी विविक्तकर सूत्र को हम लोग क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग डी से व्यक्त करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। आपको ये चीजें याद रखनी है, प्रदर्शित करते हैं। अब क्या होगा, इसका सूत्र होता है डी बराबर क्या होता है, b² -4ac। यानी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं यही वाला चीज जो है, यही वाला जो भाग है यहाँ पर उठकर चला आया है। यानी b² -4ac, डी बराबर क्या होता है, इतनी चीजें होती हैं। कभी कभार क्या करता है, जब मूल वास्तविक हो, जब मूल समान या बराबर हो तो d बराबर क्या होगा, तो 0 बराबर b² -4ac। ये चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। यानी जब भी आपको प्रश्न में दे दिया कि इसके मूल बराबर है या फिर समान है, तब आपको ये फार्मूला लगाना
पड़ेगा, तभी उसमें से आपको किसका मान पूछ सकता है, ए का मान पूछ सकता है, सी का मान पूछ सकता है, बी का मान। यानी यहाँ पर जितनी अचर संख्या लिखी है उनका जितनी भी चर संख्या लिखी है उनका मान वह पूछ सकता है आपसे। यदि आपको यह फार्मूले आएंगे तभी आप उस प्रश्न को लगा पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि विविक्तकर सूत्र का फार्मूला तो ये होता है, लेकिन कभी कभार कर देता है कि डी बराबर। अब इसके लिए कुछ क्या होती हैं, कसौटियां होती हैं, जो कि मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। कसौटी यानी शर्त होती है, कुछ शर्त होती हैं। पहली शर्त होती है हमारे पास, कौन सी होती है, जब यानी जब डी का मान जीरो के बराबर हो। जब डी का मान जीरो के बराबर अर्थात क्या हो, डी बराबर जीरो, तो मूल जो होंगे, जब डी का मान जीरो के बराबर अर्थात डी बराबर जीरो हो, तब मूल जो होंगे वह कैसे होंगे, वास्तविक बराबर या समान होंगे। यानी ये चीजें आपको याद रखनी है। यह कब आपको प्रयोग में आता है ये चीजें भी मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न इस प्रकार पूछेगा कि इसके मूलों को ज्ञात करके उनकी प्रवृत्ति बताइए, तो ये प्रवृत्ति के लिए है, यानी शर्त के लिए, यानी मूलों की प्रवृत्ति यहां पर लिख सकते हैं, मूलों की प्रवृत्ति। मूलों की प्रवृत्ति आखिर जब डी का मान एक से बड़ा होगा, एक से कम होगा, एक के जीरो के बराबर होगा, तब क्या क्या शर्तें होंगी। अब दूसरी चीजें हैं, जब डी का मान, जब डी का मान एक से बड़ा हो, एक से बड़ा हो अर्थात डी ये हो, तो जो मूल होंगे वे कैसे होंगे, मूल वास्तविक तो होंगे, वास्तविक होंगे, बट क्या होंगे, असमान होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। यानी जब डी का मान जीरो के बराबर अर्थात डी बराबर जीरो होगा, तब मूल वास्तविक बराबर या समान होंगे। जब डी का मान एक से बड़ा हो अर्थात डी का मान एक से बड़ा हो, तो मूल जो होंगे वह वास्तविक तथा असमान होंगे। एक और कसौटी आती है जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं, यानी यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। जब डी का मान एक से छोटा हो, अर्थात तो जो मूल होंगे वे कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, यही चीजें याद रखिएगा, वास्तविक नहीं होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे। यानी मैंने आपको बताया कि जब मूलों की प्रवृत्ति में जब डी का मान जीरो के बराबर होगा, तो जो मूल होंगे वह वास्तविक होंगे, बराबर होंगे तथा समान होंगे। या फिर जब डी का मान एक से बड़ा होगा, तो जो मूल होंगे वे वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे। जब डी का मान क्या होगा, एक से छोटा होगा, तो मूल वास्तविक न होकर के क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, जो कि मैंने नीचे लिख दिया है। आपको वैसे भी मैंने मुख से बोलकर बता दिया है। यदि आपको यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं दिख रहा होगा तो भी आप मेरे मुख के द्वारा बोले हुए शब्दों को लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। यहाँ पर यानी द्विघात समीकरण में जितने भी आल फार्मूले थे जिनसे सवाल बनते थे, उन सब चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया है।
है, एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है, एक भी पॉइंट को मैंने छोड़ा नहीं है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।